हाय स्टूडेंट्स। दीक्षाल इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं अभी वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखें भाई, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी जगहों पे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आप लोगों को पूरे 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही। जैसा मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी टेस्टीज़ है, इस टेस्टीज़ के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और यही जो 250 कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो मेन रीजन है, वो मेन पार्ट है जहाँ पर हमारा एक्चुअल स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो करवाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो स्पर्म बन रहे हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने 2 तरीके के सेल्स के बारे में पढ़ा था। एक तो हमारे जर्मिनल सेल्स थे जो कि बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियल से बना था हमारा सेल। तो वो जो जर्मिनल एपिथेलियल थी, वो जर्मिनल एपिथेलियल के साथ एक और काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे जिसको हम आपके सर्टोली सेल के नाम से जानते थे। सर्टोली सेल्स के कुछ फंक्शंस थे, जैसे आपका ABP एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सीक्रेशन वो करते थे, इनहिबिन का सीक्रेशन करते थे जो FSH के फॉर्मेशन को रोक देता है। इनहिबिन मतलब इनहिबिट करने वाला। तो ये वाले पार्ट हमारे और इसके साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। हमारे डेवलपिंग स्पर्म को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये करता था। अब जब पूरे के पूरे सर्टोली सेल की बात कर रहे हैं तो एक ट्यूब था जो कि क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट था। उसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करेंगे तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे।
देखिए भाई स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक ट्रांसफर सेक्शन मैंने बनाने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिंपल सर्टोरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले इनिशिएशन करते हैं हम ये नीचे वाले लेयर से, जिसको मैंने नाम दिया है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ये जो एक लार्ज सेल आपको दिख रहा है, जिसका न्यूक्लियस भी मैंने यहाँ पर बनाया है, यही सेल है हमारा Sertoli cell, and this is the nucleus of Sertoli cell. किसका न्यूक्लियस है? सर्टोली सेल का न्यूक्लियस। ये पूरा सर्टोली सेल बीच में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डॉट कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मैं किस पार्ट की बात कर रही हूँ। ये जो दो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपका जर्मिनल सेल। पूरा मैंने थोड़ा सर्कल पार्ट बनाने की कोशिश करी ताकि आपको दिख जाए कि मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, जिसका एक छोटा सा पार्ट कट करके मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। जिसमें हमारा जो बेसमेंट पार्ट बनता है, वो बेसमेंट पार्ट क्या बनता है? जर्मिनल एपिथेलियल। और ये जर्मिनल एपिथेलियल से हमारे आपके सर्टोली सेल्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, जर्मिनल सेल्स कनेक्टेड रहते हैं, और इन्हीं के कनेक्शन से आपका लगातार फॉर्मेशन होता है नए नए सेल्स का। क्लियर? जर्मिनल सेल के बाद मतलब सबसे पहला रीजन जो बात किया मैंने, वो आपका किसका बात किया? वो सबसे पहले बात की मैंने आपसे किसकी? जर्मिनल सेल की। जर्मिनल सेल या फिर आपका जर्मिनल एपिथेलियल सेल भी कह सकते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है आपका क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनियम बनाने का काम करती है, जिसको मैं अभी आपको बहुत देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी हम टेस्टिस की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा यही स्पर्मेटोगोनियम है। तो इसको भी मैं पूरा लेबल कर देती हूँ, जर्मिनल एपिथेलियल, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियल है। ये पार्ट है आपका स्पर्मेटोगोनियम। दिस इज योर स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का अगर मैं ये आपको शो करूं तो स्पर्मेटोगोनियम इज डिवाइडेड बाय द माइटोटिक डिवीजन। मैंने दो रीजन्स दिखाए हैं, लेफ्ट एंड राइट। एक जगह स्पर्मेटोगोनियम मियोटिक डिवीजन शो कर रहा है, दूसरी जगह पर स्पर्मेटोगोनियम डिवाइडिंग माइटोटिकली। स्पर्मेटोगोनियम आपका कैसा डिवाइड कर रहा है? माइटोटिकली। ये सारे सेल्स माइटोटिक डिवीजन शो कर रहे हैं, इसलिए जैसे मैंने 1 से 2 नहीं किए हैं, यहाँ पर डिवीजन कर दिया है। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल ने स्पर्मेटोगोनियम बनाया। स्पर्मेटोगोनियम जब मियोटिक डिवीजन शो करेगा तो ये बना देगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिवीजन होता है मियोटिक। अब ये आपका ग्रोथ होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, अब ये डिवाइड करके आपका बनाएगा सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में देखें एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्लैजिला की तरह, जो कि हमारा क्या है, टेल है स्पर्म का। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा स्पर्मेटिड बनाएगा। एंड दिस स्पर्मेटिड विल नाउ फॉर्म दी स्पर्म्स। ये स्पर्मेटिड्स क्या बनाते हैं, स्पर्म्स। ये जो स्पर्म्स हैं, इन स्पर्म का जो हेड है ये हमारे सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई सर्टोली सेल का जब आप डिवीजन, मतलब सर्टोली सेल से जब डिवीजन होता है तो ये डिवीजन हमारा होने के बाद स्टेप बाई स्टेप मेंशन किया मैंने पूरा। ये वाला पार्ट अभी हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड ही क्या बनाते हैं, आपका स्पर्म बनाते हैं। जब स्पर्मेटिड इमेच्योर होती, मतलब जब स्पर्म स्पर्मेटिड होती है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जब स्पर्म इमेच्योर होती है, तो उस इमेच्योरिटी के टाइम पर हमारा जो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका स्पर्म है वो डायरेक्ट रिलीज नहीं करवाया जाता है, किससे, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। वो उसी पर्टिकुलर टाइम पर कुछ समय के लिए आपका किस में रहता है, हमारे सर्टोली सेल में। उसका हेड जो है वो घुसा हुआ रहता है, इस तरीके से एम्बेडेड रहता है। और जैसे ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है, स्पर्मेटिड जो है वो बाहर आके और स्पर्मेटोजोआ है, मतलब स्पर्म्स की फॉर्म में अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मिएशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ट्रांसफर सेक्शन है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब जिसमें आपने पूरी तरीके से जो पढ़ा वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जर्मिनल सेल स्पर्मेटोगोनियम, मतलब अब ये मैच्योरेशन होता जा रहा है। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल नाउ फॉर्म द स्पर्मेटिड्स, और यही स्पर्मेटिड्स फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करके आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाते हैं। ये जो लार्ज सेल मैंने आपको यहाँ बीच में बनाया है, जिसके चारों ओर ये सेल्स बन रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, सर्टोली सेल कहलाता है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल। यहाँ पर मैंने ये डिवीजन अलग दिखाया, ये अलग क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन को शो कर रहा है आफ्टर सम टाइम, और यहाँ पर ये माइटोटिक डिवीजन शो कर रहा है। जिससे माइटोसिस से माइटोसिस, मतलब क्योंकि अगर मियोटिक डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि आपके जो स्पर्मेटोगोनियम है दे यूज टू डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन एज वेल एज बाय द मियोटिक डिवीजन। क्लियर। अब पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ चुके। अब फंक्शन पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखते हैं, ये पूरा डायग्राम आप देख लीजिए, मैं हटा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
सबसे पहला फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, या फिर सिंपल मैं कह सकती हूँ स्पर्म का फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेच्योर स्पर्म सेल, मतलब किसी भी जर्मिनल एपिथेलियल से या फिर इमेच्योर स्पर्म सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि कहाँ बनते हैं? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इमेच्योर जर्म सेल्स को या फिर जर्मिनल एपिथेलियल से स्पर्म का फॉर्मेशन ही हमारा क्या कहलाता है? सिंपल अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस sperm by the process known as spermatogenesis. जो प्रोसेस है स्पर्म के फॉर्मेशन का इमेच्योर जर्म सेल से, वही प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल्स या फिर जर्मिनल एपिथेलियल जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हैं, क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा हमारा मेल सेक्स हार्मोन, मतलब मेल सेक्स हार्मोन जो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही प्रोड्यूस करवाया जाता है। मैंने आप लोगों को लेडिक सेल्स के बारे में बताया था, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते थे। प्रोड्यूसेस दी produces the male sex hormone called androgen. Example: टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा वो मेल सेक्स हार्मोन भी कहलाता है, या फिर हम सिंपल एंड्रोजन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारा मेल सेक्स हार्मोन का रिलीज करवाना। थर्ड है हमारा ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ट्रांसफर ऑफ गैमीट, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के प्रेजेंस की वजह से जो कॉपुलेटरी मतलब या फिर जिसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है आपका? पेनिस in the human males. Gametes are transferred into the या फिर sperms are
transfer into the gametes are transfer into the female genital tract. किसके थ्रू निकलते हैं? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू जो है ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो फंक्शन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन भी करवाते हैं, एजैकुलेशन में भी हेल्प करवाते हैं, तीसरा हमने बात किया ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। तो जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंस होने की वजह से या प्रेजेंट होने की वजह से, या फिर उसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं जिसको पेनिस कहा जाता है आपके ह्यूमन मेल्स में, ये गैमीट का ट्रांसफ़र करवाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक इसको भेजने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, एक बार और मैं रिकॉल करवा रही हूँ, जो कि है हमारा सीमन। सीमन क्या है भाई? तो बहुत ही बेसिक से चीज़ समझेंगे। सीमन इज़ द फ्लूइड विच इज़ सीक्रेट बाय द ह्यूमन मेल एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। जिस पर्टिकुलर टाइम पर इजैकुलेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जा रहा है उस टाइम पर एक वाइटिश फ्लूइड कॉपुलेटरी ऑर्गन से रिलीज़ करवाया जाता है जो कि इजैकुलेटरी प्रोडक्ट होता है। वही इजैकुलेटरी प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है? वो इजैकुलेटरी प्रोडक्ट कहलाता है आपका, सिंपल हम बात करें तो सीमन। उस सीमन के अंदर बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पार्ट है भाई? ये हटा देती हूँ। देखिए, मैं आपको सीमन के बारे में डिटेल में समझा रही थी। सीमन क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ तो ये है आपका स्पर्म, यहाँ से आए स्पर्म, ये 60% है लगभग, ये आपका 25% है। यहाँ से आए स्पर्म, यहाँ से आया, ये तीनों सीक्रेशन कंबाइन करके सीमन बनाते हैं। ये आपका वाइटिश फ्लूइड जो कि इजैकुलेट एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। मतलब इजैकुलेशन के टाइम पे जो वाइटिश फ्लूइड सीक्रेट करवाया जाता है, दैट
that's totally not contain only sperm in them but also the secretion from the accessory glands like seminal vesicles, prostate glands and bulbourethral gland. The secretion of the three of the glands which basically include the fructose and prostaglandins 60% part alkaline secretion बनाते हैं seminal vesicles. Second, prostate glands are forming are releasing the citric acid and कई सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, लगभग 25% सीक्रेशन बनाता है. और थर्ड आपका बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो कि एल्कलाइन सीक्रेशन देते हैं अगेन, जो कि यूरेथ्रल ओरिफाइस से, क्योंकि ये ओपनिंग एक साथ ओपन होती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए और इसके साथ साथ फीमेल वजाइना के एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एल्कलाइन सीक्रेशन देते हैं, जो कि सेमिनल फ्लूइड से भी, सेमिनल वेसिकल से भी निकलते थे. इसके साथ साथ दे ऑल्सो यूज टू रिलीज द व्हाट म्यूकस, लिब्रिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि ईजिली जो स्पर्म है वो फ्लोट करके हमारे फीमेल वजाइना में एंट्री कर जाए और स्पर्म के अंदर किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो. तो ये तीनों सीक्रेशन प्लस स्पर्म कंबाइन करके सीमन कहलाता है. ये सीमन एक वाइटिश फ्लूइड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिट्रिक एसिड और वाइटिश फ्लूइड की वजह से. वाइटिश फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं और यही इजैकुलेशन के टाइम पर एक कंबाइंड सीक्रेशन जो है वो देने का काम करता है. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हार्मोनल चेंज. मतलब पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने एक हार्मोन का सिस्टम जो है वो नहीं पड़ा. जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल ग्रोथ और मेंटेनेंस करवाने के लिए डिफरेंट फंक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चल रहे हैं ये सब के सब परफॉर्म करवाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल. अगर हार्मोनल कंट्रोल प्रेजेंट ना हो तो उस कंडीशन में मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है, मूवमेंट है, ये कई सारे पार्ट्स जो हैं ये रुक जाएंगे. तो जब भी हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना है, मैच्योरेशन से लेके आप फंक्शनिंग तक, ग्रोथ तक की बात करेंगे तो हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि पिट्यूटरी से भी रिलीज करवाए जाते हैं. जैसे हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन 11th में पढ़ा था, जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू. ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके फिर निकाले जाते हैं, जो कि दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है. एक तो LH और दूसरे आपके FSH, GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. दो हैं, फर्स्ट इज योर LH, दूसरा है आपका LH इज फॉर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बना रहा है जिसको हम LH कहते हैं, और दूसरा हमारा बना रहा है FSH जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं. ये दोनों हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट करवाए जाते हैं. LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है. इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज ICHS. इंस्टीड ऑफ LH हम इसको ICHSH के नाम से भी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कहाँ से? क्योंकि यही एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है, और टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन जो निकलते थे वो निकलते थे हमारे लिडिक सेल से. तो इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल्स क्या कहलाते थे? इंटरस्टिशियल सेल्स. तो दोनों के बीच में आप कॉम्बिनेशन बहुत इजीली बना सकते हैं, चाहे मैं बात करूं लिडिक सेल्स की या फिर मैं बात करूं इंटरस्टिशियल सेल्स की. तो दोनों ही सेल्स आपका इस पार्ट को स्टिमुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. क्लियर. इसके बाद आप सिंपल ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है हमारे टेस्टिस के, क्या रिलीज करवाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाने के लिए. हमारा एंड्रोजन का जो प्रिंसिपल हार्मोन है वो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन ही है. फिर टेस्टोस्टेरोन के बाद हम बात करते हैं आपके FSH की, जो कि सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और टेस्टिस को सीक्रेट करवाता है ABP दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इंटरस्टिशियल सेल्स
के पास में, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसके अंदर जो सर्टोली सेल्स थे, वही सर्टोली सेल्स किसका सीक्रेशन करते थे, हमारे ABP का। मतलब यहाँ मेंशन नहीं है, सिंपल मैं आप लोगों को वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे सर्टोली सेल्स थे उनके अंदर एक तरीके का हार्मोन निकलता था जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलती थी जो कि टेस्टोस्टेरोन के कंसेंट्रेशन को गाढ़ा कर देती थी। मतलब कंसेंट्रेट जो है वो हो जाता था आपका कौन, टेस्टोस्टेरोन, किसकी वजह से, ABP की वजह से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से। इसके साथ साथ ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये एक और प्रोटीन सीक्रेट करती हैं जिसको हम इनहिबिन कहते हैं। इनहिबिन मैंने वहाँ पर भी रिपीट किया था कि इनहिबिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द FSH। मतलब जो FSH के रिलीज को सप्रेस कर दे, वही FSH के रिलीज को सप्रेस करने वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, सिंपल बात करें तो FSH या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करवाता है, इनहिबिन करवाता है। क्लियर। इसके साथ साथ आपका FSH जो है वो डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि फॉलिकल का मतलब वही सेल है भाई। तो जब आप फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन का बात करेंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब हुआ हमारा वो सेल जो कि लगातार क्या कर रहा है, हमारे फॉलिकल्स को डेवलप करवाने का काम करता है। क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक अगेन प्यूबर्टी, जो मैं फिर से आप लोगों को जब बिल्कुल शुरुआत की थी तब बता चुकी हूँ। मतलब बेसिकली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या फिर ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव एज क्या कहलाती है, हमारी प्यूबर्टी कहलाती है। मतलब ये वो पीरियड है जिसमें हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट बेसिकली स्टार्ट्स फंक्शनिंग। जब मेल सेक्स ऑर्गन जिस स्टेज में वर्क करना शुरू कर देते हैं वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, मतलब वही स्टेज आपकी लाइफ की क्या कहलाती है, प्यूबर्टी। देख लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आप लोगों को बोला द टाइम पीरियड या फिर हमारा प्यूबर्टी इज द पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट्स फंक्शनिंग। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द पीरियड इन द लाइफ साइकिल, या फिर सिंपल लिख लें इट इज द पीरियड from which ये वो पीरियड है, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम विच दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट्स वर्किंग। मतलब जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस स्टेज पे काम करना शुरू कर देते हैं वही एज हमारा क्या कहलाता है, वही पीरियड या फिर वही इनिशिएशन हमारा प्यूबर्टी कहलाती है। मैं यहाँ पे बेसिकली कह सकती हूँ कि ह्यूमन, क्योंकि हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो लगभग 12 से 14 या फिर सिंपल बोल सकते हैं 13 से 16 साल तक की एज, 13 to 14 ईयर्स की जो एज है ये किसी भी ह्यूमन के अंदर प्यूबर्टी की एज होती है। मतलब कोई भी हो सकता है 13 से लेके 14 या फिर 16 साल तक की एज में आपके जो स्पर्म्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका
मेल सेक्स एक्ट की, तो ये प्यूबर्टी थी। प्यूबर्टी के बाद आपका दूसरा पॉइंट है हमारा मेल्स का सेक्स एक्ट। बेसिकली ये हमारा इजैकुलेशन टाइम भी कहलाता है या फिर इरेक्शन कह सकते हैं। दो पार्ट्स हैं, या फिर एक तो हमारा कॉइटस है और एक इरेक्शन है। इरेक्शन बेसिकली हमारे जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके अंदर ब्लड का सप्लाई, ब्लड का फ्लो तेज़ होने की वजह से हमारा जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मतलब बेसिकली मैं बोल सकती हूँ जो इरेक्शन है पेनिस के अंदर, मेल सेक्स एक्ट का सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, इरेक्शन फ्रॉम द पेनिस। और ये जो इरेक्शन है पेनिस से, ये क्यों मतलब ये क्यों परफॉर्म होता है या कैसे स्टिमुलेट होता है, तो बिकॉज ऑफ द बेसिकली रशिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेनिस। मतलब हमारे पेनिस की ब्लड वेसल्स में एक एक्स्ट्रा ब्लड की रशिंग होने की वजह से, सिंपल मैं कह सकती हूँ, रश ऑफ द ब्लड इनटू द साइनसेस ऑफ इट्स स्पॉन्जी टिश्यू ऑन सेक्सुअल एक्साइटमेंट। स्टिफनेस ऑफ द पेनिस इज ड्यू टू द हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ ब्लड फिलिंग बाय द साइनसेस। बस साइनसेस में जब ब्लड की फिलिंग हो जाती है तो एक स्टिफनेस जो है वो जनरेट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करता है हमारा कौन, कॉइटस या फिर कॉपुलेशन। ये जो कॉइटस है या फिर जो कॉपुलेशन है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका एक सेक्सुअल इंटरकोर्स कह सकते हैं, जिसमें आपका व्हेन द पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, फ्रिक्शन ड्यू टू द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द पेनिस स्टिमुलेशन रिलीजेस ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली द एमिशन। एमिशन हो जाता है, स्पर्म हमारे वजाइना तक एंट्री कर जाते हैं, और फिर फर्दर जो मूवमेंट होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी की वजह से, स्पर्म के टेल की वजह से परफॉर्म करवा दिया जाता है। और इससे रिलेटेड कई सारे हमारे मेल्स सेक्सुअल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, या फिर मैं बात करूं आपका इम्पोटेंसी, या फिर मैं बात करूं आपका प्रोस्थेटिक कैंसर है। तो इस पार्ट में कई सारी जगहों पे, जैसे आप सिंपल बात करते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म की, तो यहाँ पे जो टेस्टीज हैं वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जिस टाइम पर मदर के बॉडी से जब मेल बॉडी बाहर आती है, तो उस टाइम पर या उस पीरियड में आपका जो मेल है उसके जो टेस्टीज हैं वो डिसेंड नहीं कर पाते, विच लीड्स टू द परमानेंट स्टेरिलिटी। इसके साथ साथ हम और क्या बात करते हैं, आपका कई सारी जगहों पे स्टेरिलिटी भी होती है, जिसमें हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना तक पहुंचने के लिए कैपेबल नहीं होते। तो कई सारे रीजंस हैं, डिसऑर्डर्स भी कई सारे हैं जिनके ट्रीटमेंट्स हैं भी और नहीं भी। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उससे रिलेटेड भी उसके डिसऑर्डर्स, उसका स्ट्रक्चर, कौन कौन सी जगह पे फीमेल जो गैमीट है वो फॉर्म किया जाता है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक।